फाइन स्टूडेंट, तो देखो आज क्लास में हम लोग 3 टॉपिक को लेने वाले हैं एडिटोरियल्स में। फर्स्ट टॉपिक 109, 1010 एंड 111। तो पहला टॉपिक देखो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बाबा रामदेव और उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, पतंजलि के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया। देखो मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इससे पहले भी बोला, उसको मना भी किया था कि इस तरह का भाषणबाजी मत दो, इस तरह का बयानबाजी मत दो मीडिया में। अब बोला है वो एलोपैथिक स्टूपिड मेडिसिन्स है, एलोपैथिक स्टूपिड साइंस है। और उसके बाद देखो कोविड-19 की वजह से जो डेथ हुआ है उसका जो क्रेडिट दिया है वो एलोपैथिक मेडिसिन को दिया है कि एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से कोविड में लोग मरे हैं। तो एलोपैथिक मतलब जो इंग्लिश मेडिसिन है उसको बोलते हैं एलोपैथिक मेडिसिन। और इसने रामदेव ने क्या किया कि ऐसा बहुत ही भ्रामक प्रचार किया है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट किया है, जिसमें उसने बताया कि देखिए बहुत सारा जो चीज़ है, बहुत सारा जो बीमारी है उसको भी क्योर किया जा सकता है हमारे इस दवाई से। तो जबकि वो दवाई बना ही नहीं है, एलोपैथिक में भी उसका क्योर नहीं है, तो तुम आयुर्वेदा में कहाँ से दोगे उसका? एलोपैथिक सबसे प्रूवन साइंस है वो, बात समझे ना, उसके पीछे तर्क है, एनालिसिस है, रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स। तो रामदेव जिस तरह का भाषण दिया, और जबकि उसको मना किया गया था पिछले साल भी कि अब यदि तुम गलत मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करोगे तो एक प्रोडक्ट पे तुमको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपया आपको देना पड़ेगा। उसके बाद भी रामदेव नहीं सुधरा। और अब अभी देखो, अभी अपोलॉजी मांग रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाके, दोनों ही बोला कोई अपोलॉजी नहीं मिलेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया तुम्हारे ऊपर। फिर से दूसरा सुनवाई कुछ दिन में होने वाला है, समझे मामला ये है। तो मामला बहुत बड़ा मामला है स्टूडेंट। दूसरा देखो 1010 H5N1, ये इन्फ्लुएंजा है ना, एवियन इन्फ्लुएंजा। जानते हो ना कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, A B C D। A बहुत खतरनाक होता है, पेंडेमिक हो सकता है इससे, B से एंडेमिक हो सकता है, और C और D उतना खास नहीं है ह्यूमन बींग के लिए। मैं जानते हैं कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो कि बर्ड से स्टार्ट होता है, और स्पेशली टाइप A बहुत खतरनाक है। टाइप A का ही कम्बिनेशन है H5N1। तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे स्टेट्स में क्या पाया गया कि कैटल में भी H5N1 स्पिल ओवर हुआ है, जबकि कैटल में पहली बार पाया गया है स्टूडेंट, बात समझो। तो इसलिए टेंशन हो रहा है कि क्या कहीं इंट्रामेमाल ट्रांसमिशन ना हो जाए, यानी कि एनिमल से ह्यूमन बींग को ना आ जाए, फिर ह्यूमन बींग से ह्यूमन बींग को ना हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो फिर बहुत बड़ा त्रासदी होगा ह्यूमैनिटी के लिए ये। हाँ, अभी तक कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं हुआ है, साइंटिफिक आधार नहीं मिला है कि क्या इंट्रामेमाल ट्रांसमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, बट काम हो रहा है इसके ऊपर। और ये बहुत टेंशन वाली बात है कि H5N1 डेयरी काउस में भी पाए जा रहे हैं, समझ गए। एंड लास्ट वन, नेशनल वन हेल्थ मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। देखो आखिर आज जो H5N1 जो बीमारी इंसान को होने के कगार पे है, या निपा वायरस हो गया या कोविड-19 हो गया, ये बीमारी क्यों हो रहा है? ये बीमारी इसलिए हो रहा है क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। हम क्या करें, एनिमल्स का जो एरिया है, एनिमल्स का जो हैबिटेट है, वहाँ जा रहे हैं। हाँ, और वो लोग भी हमारे टेरिटरी में आ रहे हैं। तो इसके वजह से जूनेटिक डिजीज सब जो एनिमल से ह्यूमन, ह्यूमन से ह्यूमन, ये बढ़ते चला जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट, और ये मोदी जी ने 2-3 साल पहले ही, 2 ईयर्स पहले ही इसका है ना फाउंडेशनल स्टोन रख दिया था इस चीज़ को। तो हम समझेंगे यहाँ पे कि नेशनल वन हेल्थ मिशन क्या है और क्यों ज़रूरी है सभी को हेल्थ का देखना, यानी कि केवल ह्यूमन हेल्थ देखने से नहीं होगा, हमें ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, इन्वायरमेंट का हेल्थ, सबको एक चश्मे से देखना पड़ेगा, समझ गए। चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 109 योगा गुरु रामदेव एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग बाय सुप्रीम कोर्ट। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, pressure groups and formal informal association and their role in the
पॉलिटी। ये हिंदू पेपर में आया था 11 अप्रैल को। तो मामला क्या है देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तुम अब जो अपोलॉजी मांग रहे हो, जो तुमको अब अपोलॉजी चाहिए, अब हम नहीं देने वाले हैं। हम अपोलॉजी मांग रहा था ये, ठीक है, पिछले बार भी मांगा, इसको माफ़ कर दिया। तो देखो क्या हुआ, बोला आप कोई अपोलॉजी नहीं मांगा जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया तुम्हारे ऊपर। हाँ, कौन सा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कहीं जानते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दो होता है, एक सिविल होता है, एक तुम्हारा क्रिमिनल होता है। तो यहाँ पे सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है। सिविल जो सिविल लगता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों लगता है? ये जब कोई ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर या हाई कोर्ट का ऑर्डर यदि फॉलो नहीं किया जाए तो उस समय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि उल्लंघन किया आपने ऑर्डर को। जो सबसे बड़ा कोर्ट है उसका यदि आदेश पालन नहीं करोगे तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, समझ गए ना। ये भी सुप्रीम कोर्ट के पास एक ज्यूरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ही पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का। बात समझ में आ गया ना। हाँ, और ये 2021 या 20 का एक यूपीएससी का क्वेश्चन था ये। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम बिल्कुल तुम्हारा ये जो सेकंड राउंड ऑफ एपोलॉजी है ये हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। बाबा रामदेव को कहा, और आचार्य बालकृष्ण जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पतंजलि का, उनको भी कहा कि यस, अब कोई अपोलॉजी नहीं सुना जाएगा, आपका अपोलॉजी नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। सो सिंपल। देखो, इन्होंने कहा कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जो कि बहुत तेज़ी से बिक रहा है, जैसे कोलगेट वगैरह हो गया, टूथपेस्ट हो गया, बहुत फास्ट बिकता नहीं सभी चीज़, है ना। आप उसको भ्रामक प्रचार करके आप क्या कर रहे हो कि पब्लिक का हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पैसा, लोग अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, और यदि हेल्थ तो उसका नुकसान हो रहा है तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये स्वीकार्य नहीं है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। समझ गए? आगे देखो, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने डोमा एक्ट का उल्लंघन किया है 1954 का। तो डोमा एक्ट क्या कहता है? देखो, डोमा एक्ट का मतलब क्या होता है? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट ऑफ 1954, समझे, यही डोमा एक्ट है। तो देखो हुआ क्या, बेंच ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पतंजलि जो कर रहा है आयुर्वेदा को लेके, कि आयुर्वेदा हर चीज़ को ठीक कर सकता है। कोविड के टाइम में भी जानते हो, कोविड के यहाँ जो मेडिसिन थोड़ी आयुर्वेदा मेडिसिन था, मैं खूब प्रचार किया है ना, मीडिया में आकर खूब प्रचार किया है। तो आज तक में भी तुम लोग को बताए थे कि आज तक में भी आकर वो अपना क्रोनिल बहुत प्रचार कर रहा था, समझ। तो गलत है, ये वायलेशन है डोमा एक्ट का, क्योंकि आयुर्वेदा से इलाज नहीं हो सकता है कोविड-19 का। और बहुत सारा ऐसा बीमारी, डायबिटीज़ से लेकर ओबेसिटी के लिए भी आप दे रहे थे दवाई, अपना पतंजलि का दे रहे थे, वो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। इसलिए आप जब मिसलीड कर रहे हो लोगों का, तो ये डोमा एक्ट का उल्लंघन है। बात समझ गए ना। हाँ, तो देखो, नवंबर 21, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है, नहीं प्रिंट मीडिया को देना है, नहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देना है, और नहीं बताना है कि ये मेडिसिनल प्रोडक्ट्स या जो भी चीज़ है ना, ये ज़्यादा ही, मतलब जो एलोपैथी ठीक नहीं किया और आप उसको बोल रहे हो कि ये ठीक कर देगा, गलत बात है, नहीं है। तो ये वार्निंग दे चुका है सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल ही कि यू शुड नॉट क्लेम, समझे। और मीडिया में जाकर नहीं बोला, क्योंकि मीडिया देखने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। एक बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी बोल दिया जाए तो वो तो घर घर बात पहुँचेगा, फिर आदमी खरीदना शुरू कर देगा। और हमने देखा था कोविड के टाइम में तो कई तो मंत्री साथ में थे और उसका प्रचार भी हो रहा था मेडिसिन का, तो गलत बात है ये, है ना। तो अब उसके बाद देखो, नवंबर 21, 2023 में रोका गया रामदेव को कि इस तरह का पब्लिश नहीं करना है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं देना है मीडिया के थ्रू। उसके बाद भी रामदेव ने ये बात को नहीं माना, वायलेट किया, रामदेव और उसका पतंजलि जो फार्म है। आगे देखो, तो वाई डिड द सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन पतंजलि फ्रॉम, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया पतंजलि को कि तुम मत बोलो, तुम मत प्रचार करो अपना? क्योंकि इसका तार जुड़ा हुआ है अगस्त 2022 से, जब कोविड का टाइम था, सेकेंड लहर, स्टूडेंट याद करो, बहुत भयानक। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो जानते हो कि इंडिया का जो मेडिकल फर्टिनिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, डॉक्टर सबको रिप्रेजेंट करता है, इसने कहा कि देखिए सर, पतंजलि का जो गुरु है, पतंजलि का जो मालिक है ना, ये गलत प्रचार कर रहा है और एलोपैथिक मेडिसिन को खराब बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। इसलिए इसने ये तुम्हारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में उस समय, और उस समय फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, एलोपैथिक इंडस्ट्री के बारे में रामदेव कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा था,
समझे। देखो उसने क्या बोला कि एलोपैथिक स्टूपिड एट बैंकक्रप्ट साइंस। कोविड-19 में जो इतने डेथ हुए हैं रीजन एलोपैथिक मेडिसिन ही है। तो इस तरह का क्लेम करना, और इसने कहा कि बहुत सारा ऐसा बीमारी है जो एलोपैथिक से ठीक नहीं हो सकता, स्टूपिड साइंस से ठीक नहीं हो सकता, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है। देख रहे हो। तो इसलिए फिर से 2023 में, वही नवंबर 2023 में ऑर्डर दिया गया कि भाई ऐसा मत करना, ऐसा करोगे नहीं तो फिर यदि तुम मिसलीड करोगे पब्लिक को तो तुम्हारा प्रोडक्ट पे, एक एक प्रोडक्ट पे तुम्हारा फाइन लगेगा। उसके बाद भी रामदेव नहीं माना, उसके बाद भी पतंजलि नहीं माना। आगे देखो वही नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो तुम जो फ्रॉडुलेंट जो क्लेम है, मिसलीडिंग जो ऐड है, या तो वो बंद करो, नहीं तो एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 1-1 करोड़ रुपया फाइन लगेगा। ठीक है। और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी बहुत गरियाया था। सरकार को बोला था कि सरकार तो आंख बंद करके बैठी हुई है, देश में कुछ भी हो रहा है उसको कोई पता ही नहीं चल रहा है, और ना ही कोई एक्शन लेना चाह रहा है गवर्नमेंट ऑफ द डे भी। तो गवर्नमेंट को भी गरियाया था, क्योंकि आखिर सपोर्ट तो गवर्नमेंट का ही है। रामदेव बाबा को गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि नहीं है? फुल सपोर्ट है। तो प्रॉब्लम ये है, व्हाट आर द लेजिस्लेशन, आखिर कौन सा लेजिस्लेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि यदि इस तरह का प्रैक्टिस हो तो उसको कर्व किया जाता है। डोमा एक्ट 1954, इसमें कहा गया कि यदि गलत भ्रामक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कोई कंपनी करता है तो उसको 6 साल का कारावास हो सकता है या कुछ फाइन हो सकता है पहला ऑफेंस के लिए, और सेकेंड ऑफेंस के लिए और बढ़ाया जाएगा, है ना, 2 इयर्स इम्प्रिजमेंट हो सकता है, 10 लाख का फाइन हो सकता है, और यदि बार बार करे तो 5 साल के लिए भी कारावास हो सकता है, 50 लाख तक का भी फाइन हो सकता है यदि आप बार बार करते हो तो। ठीक है। और देखो डोमा जो एक्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, बहुत सारे डिजीज दिया गया और कहा गया कि इसका कोई दवाई नहीं होता है, इसका कोई एडवर्टीजमेंट बिल्कुल नहीं करना है। तो देखो पतंजलि इससे भी आगे निकल गया। बहुत सारा जो बीमारी जो एलोपैथिक से ठीक नहीं हो सकता है, और रामदेव क्या क्लेम कर रहा है कि आयुर्वेदा से, इसके दवाई से वो ठीक हो जाएगा। मिसलीडिंग कर रहा है पूरा इंडिया को। आगे देखो, याद करो क्या होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखो स्टूडेंट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या है कि कोर्ट का कोई भी आदेश, कोर्ट ने आदेश दिया था ना नवंबर 2023 को, कहा था ना रामदेव को कि अब मिसलीडिंग मत करना, कोई पब्लिक मीडिया में नहीं जाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी बयान नहीं देना है एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। बताओ जिस दिन हुआ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगला दिन ही जाकर कुछ ना कुछ उल्टा बोल दिया था उस मीडिया में जाके, तो गलत बात ना है जी। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास ही ये पावर है कंटेम्प्ट का, समझे ना, कंटेम्प्ट का दोनों के पास पावर है। यानी कि तुम हाई कोर्ट का भी यदि फैसला नहीं मानते हो तो उस समय भी हाई कोर्ट भी संज्ञान ले सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले सकता है। आया समझ में ना। हाँ जो लोअर कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके पास पावर नहीं होता कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मगर मान लो कि यदि लोअर कोर्ट लेना चाहे तो लोअर कोर्ट तो नहीं ले सकता है, मगर कंसर्न हाई कोर्ट ले सकता है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग बेगूसराय में बात कर रहे हैं, तो यदि डिस्ट्रिक्ट, यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या यहाँ का जो सब सेशन कोर्ट है, उसका किसी ने उल्लंघन कर दिया तो सेशन कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लेगा। कौन लेगा? यहाँ का जो पटना हाई कोर्ट है वो लेगा संज्ञान। आया समझ में? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो संविधान में जो प्रोविज़न दिया गया है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया केवल। देखो यहाँ पे, और इसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट भी बना है, 1971 का एक्ट बना है। इसमें पूरी तरीके से बताया गया कि क्या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर होगा, क्या पनिशमेंट होगा यदि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो। समझ गए ना। और सिमिलरली हाई कोर्ट के लिए भी दिया गया है, वही सब ऑर्डिनेट कोर्ट के लिए हाई कोर्ट ही क्या करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू करेगा। इसमें देखो क्या लिखा गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में इम्प्रिजमेंट हो सकता है 6 मंथ तक के लिए, या फिर फाइन भी हो सकता है 2000, या फिर दोनों भी हो सकता है। दोनों होने का मतलब क्या, 6 मंथ का कारावास भी हो सकता है, 2000 का तुम्हारा जुर्माना भी लग सकता है। आगे देखो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर आता कहाँ से है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर आता है आर्टिकल 129 से और आर्टिकल 215 से। तो सुप्रीम कोर्ट को आएगा आर्टिकल 129 से और हाई कोर्ट को आएगा ये आर्टिकल 215 से। आया समझ में ना। आगे देखो, तो कितने टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं देखो, तो सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट। बढ़िया समझने का प्रयास करो। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब कि विलफुल डिसोबीडियंस, यानी कि जो ऑर्डर सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा, और आपने क्या किया, उसका माना ही नहीं, उसको आपने उल्लंघन कर दिया उसका, तो आपके ऊपर सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। हाँ, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? क्रिमिनल थोड़ा बहुत भयानक है।
क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कि आपके हरकत के वजह से यदि जुडिशरी का जो गरिमा है वो अंडरमाइन हो गया और लोगों में जो फेथ था जुडिशरी को लेके, अब लोगों में वो फेथ कम हो गया। जैसे मान लो कि आपने क्या बोला कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये फैसला सुनाया, जरूर पैसा लिया होगा 10 करोड़, जिसका मतलब क्या कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जजेस का क्रेडिबिलिटी तुम गिरा रहा है लोगों के सामने में, है ना। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट का जजेस या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू कर सकता है तुम्हारे ऊपर, समझे। देखो कोई भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट देखो कितने तरीके से लग सकता है वहाँ पे। देखो कोई भी एक्ट, कोई भी पब्लिकेशन जिसके वजह से कोर्ट का गरिमा गिरे, स्कैंडलाइज मतलब क्या, कोर्ट का गरिमा गिरा है, अंडरमाइन करे, नंबर 1। दूसरा क्या करे कि जो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होने वाला है उसमें ये इंटरफेयर करे कोई भी। जैसे कई बार होता है ना कि दुनिया भर का ट्वीट करता है आदमी कि देखो अब ये फैसला आएगा, देखना पक्का ये फैसला आएगा, सरकार के साथ मिला हुआ ये फैसला आएगा, जरूर यही फैसला सुनाएगा। तो तुम क्या करे, जुडिशियल प्रोसीडिंग में तुम इंटरफेयर कर रहे हो बीच में। अरे भाई वो जज है, वो ज्ञानी है, वो अपने हिसाब से फैसला सुनाएगा, तुम काहे बीच में लगे हुए हो। तो ये भी उस समय भी तुम्हारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। तीसरा क्या है कि डे टू डे एक्टिविटी जो है, डे टू डे जस्टिस सिस्टम है उसका, उसमें तुम इंटरफेयर कर रहे हो। एंड लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही चीज़ जो हम बताएं हम लोग, 3 चीज़ क्या है। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का मतलब होता है कि आपके पब्लिकेशन के वजह से, आपके स्पीच के वजह से, आपके स्टेटमेंट के वजह से क्या हुआ कि जुडिशरी में जो लोगों का जो आस्था है, जुडिशरी में जो लोगों का विश्वास है वो अंडरमाइन हो गया, घट गया। अब लोग पहले इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं, उसी को कहेंगे स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट। यदि ऐसा हो रहा है तो क्या लग जाएगा, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, समझ गए ना। देखो यहाँ लॉ कमीशन ने कहा है कि देखो अभी तक कितना लगा है, सिविल केस इतना लग चुका है 96,000 और क्रिमिनल केस तुम्हारा लगभग कोई 500 के आसपास लगा हुआ है। होप सो समझ में आ गया होगा। तो मामला क्या है रामदेव का, ठीक है। अब बहुत सॉरी बोल रहा था, अब सॉरी बोलने से क्या होता है। हाँ तो गरिमा है ना सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने तुमको एक बार तो माफ़ तो कर दिया, तुमको बार बार माफ़ करेगा क्या? जस्ट बिकॉज कि तुमको गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया का इतना सपोर्ट है, तुम कुछ भी करेगा क्या? जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, बात समझ गए ना। सेकंड देखो 1110 H5N1 in dairy cows, diseases and genomic surveillance is the need of the hour. GS पेपर 3 इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये तुम्हारा हिंदू पेपर में आया था 6 अप्रैल को। तो मामला देख लो क्या है। देखो बच्चे लोग, पढ़ने से पहले हम लोग याद करते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, सब वायरस है ये सब, समझे। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। जो टाइप सी और टाइप डी है वो ह्यूमन बींग को उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, समझे ना, ह्यूमन बींग को इतना इम्पैक्ट नहीं करता। मगर जो टाइप ए है वो भयानक है, वो पैंडेमिक तक जा सकता है। और जो टाइप बी है वो पैंडेमिक तक नहीं जाता है, वो समझे ना, वो तुम्हारा एंडेमिक ही है, एक जगह पे ही रहेगा। तो टाइप ए बहुत खतरनाक हो गया। ये जो H1 और N1 जो एग्जाम्पल है, H और N जो एग्जाम्पल है वो सब प्रोटीन है जो कि टाइप ए में पाया जाता है। और हम जानते हैं कि H कितने टाइप के होते हैं, 1 से लेके 18 टाइप होंगे, 1 से लेके 18 टाइप हो सकता है, H में बता रहा हूँ। और N क्या होता है तुम्हारा, 1 से लेके 11 टाइप का होता है। तो एक 1 से 18 तक और एक 1 से 11 तक। हाँ जी, मैंने अभी UPSC का 2024 का जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ उसमें मैंने बताया ये सभी चीज़। अरे देखो प्रॉब्लम क्या है, म्यूटेशन। मान लो कि एक ही आदमी को या फिर एक ही एनिमल को H1, जैसे एग्जांपल इसमें क्या दिया गया, लेट से H5N1 एक हुआ, कुछ देर बाद क्या हुआ कि दूसरे को H3N2 हो गया। लेट से कोई एक मान लो कि है इन्फ्लुएंजा, H3N2 है, सेम आदमी को दोनों हो गया, फिर रीअसेटमेंट हो जाएगा। H वाला चीज़ उधर चला जाएगा, N वाला चीज़ इधर आ जाएगा, इसको बोलते हैं रीअसेटमेंट होना। और ये बहुत भयानक है, म्यूटेशन हो गया। क्योंकि जो पहले से तुम यदि वैक्सीन ले रहे हो तो वैक्सीन का एफिकेसी बर्बाद हो जाएगा, इसको बोलते हैं रीअसेटमेंट होना। दोनों इन्फ्लुएंजा आया तुम्हारे शरीर के अंदर, रीअसेटमेंट हो गया, क्योंकि एक जीन इधर ट्रांसफर हो गया, एक जीन इधर ट्रांसफर हो गया, सब प्रोटीन है ना जी, दोनों सब प्रोटीन है, म्यूटेशन हो गया। ये बहुत भयानक होता है स्थिति। देखो यहाँ पे तो एवियन इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या है, बर्ड फ्लू है, बर्ड से आते हैं। जो एवियन है ना, जो उड़ने वाला जो पंछी है, वहाँ से बीमारी होता है। ये बहुत ही कॉन्टेगियस यानी कि बहुत ही इन्फेक्शियस डिजीजेस है। और सबसे पहले तुम्हारा बर्ड्स में होता है, फिर बर्ड से स्पिल ओवर होके दूसरे एनिमल्स में भी जा सकता है। अब क्या हुआ स्टूडेंट, देखो गजब बात हुआ कि ये मार्च 2024 में पहली बार
पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में डेयरी काउस में पाया गया H5N1। ये अपने आप में टेंशन वाली बात है, क्योंकि इससे पहले तो कैटल में कभी पाया ही नहीं गया, काउस में कभी पाया ही नहीं गया ये, समझे। और जिस काउस के अंदर ये पाया गया इन्फ्लुएंजा, पता उसका एपेटाइट घट गया, उसको फीवर आ रहा है, और लैक्टेशन यानी कि दूध बनाने का जो कैपेसिटी है वो घट गया पूरी तरीके से। तो ये तो LSD वाला हो गया जी, लंबी स्किन डिजीज टाइप का, याद है ना तुम लोग को। और ये बहुत बड़ा बात है, इससे इंडस्ट्री पूरा प्रभावित हो जाएगा, मिल्क इंडस्ट्री सब। तो H5N1 ठीक है, कैटल में डिटेक्ट किया गया, इसलिए डर है कि इससे डेयरी और मीट इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। टेक्सास में देखो और भी वाइल्ड बर्ड्स और कैट्स में भी पाए गए हैं। हाँ, इसमें अब और भी किया जा रहा है कि क्या इससे ट्रांसमिशन होने का पॉसिबिलिटी है किसी दूसरे में, इंट्रामेमाल्स में, जैसे काउ से ह्यूमन बींग से फिर दूसरा ह्यूमन बींग। तो इस पर रिसर्च चल रहा है अभी। आगे देखो विद्यार्थी, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिसेंट आउटब्रेक, क्या जानते हो H5N1 से? क्या ये नया चीज़? तो नया बिल्कुल चीज़ नहीं है। रसिया में भी 2023 में स्पिल ओवर हुआ था। स्पिल ओवर का मतलब क्या है कि जो एवियन बर्ड्स है, बर्ड से तुम्हारा कौन से एनिमल्स को ये आया है, शिफ्ट हुआ है। तो देखो बहुत सारे जो सील्स है, रसिया ऊपर वाला आर्टिक रीजन में सील्स पाया जाता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सील सब्जी, समझे। तो देखो, तो सील्स में ही पाया गया, उसकी वजह से बहुत सारा सील्स मरा। सेम ईयर 2023 में पेरू में बहुत सारा मरीन एनिमल्स में पाया गई बीमारी, है ना। उसके बाद देखो यूके में भी बहुत सारा एनिमल्स में पाया गया, फॉक्सेस में पाया गया, ऑटर्स में पाया गया, ठीक है। और अभी देखो 2022 में जो मिस्क है, मिस्क भी एक बर्ड है तुम्हारा, मिस्क को बहुत मारा गया था नीदरलैंड सब कंट्री में, समझे। स्पेन सब में, नीदरलैंड सब में बहुत मारा। मिस्क मतलब एक पक्षी होता है उसके चिकन टाइप का ही, ठीक है, वो उसका भी फार्म होता है, पोल्ट्री फार्म। तो मिस्क में भी पाया गया। और यहाँ तो बात है इंट्रामेमाल ट्रांसमिशन का। क्या होता है इंट्रामेमाल ट्रांसमिशन? यानी कि हाँ, अलग अलग, बहुत बड़ी बात है, अलग अलग, यानी कि मीन्स एक दूसरा ममाल है, हो सकता है ह्यूमन बींग में भी आ जाए। वहाँ अभी इसका पूरा साक्ष्य नहीं मिला है, अभी रिसर्च चल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, समझ गए ना। तो ये सभी जो जो जितने भी इंसिडेंट्स है, 2023 से लेके 22 से लेके और अभी जो रिसेंट टाइम में हुआ है, या फिर जो ये यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ है, तो इसे एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न है ये। यदि ये इंट्रामेमाल ट्रांसमिशन हो रहा है तो बहुत टेंशन वाली बात है। क्या भरोसा फिर कोविड के शक्ल में आ जाए वापस ये, आ रहा है समझ में ना। आगे देखो, तो क्या समझते हो एवियन इन्फ्लुएंजा से? तो एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू, बहुत ही कॉन्टेगियस वायरल इन्फेक्शन है जी, जो कि सबसे पहले बर्ड्स को इम्पैक्ट करता है, फिर स्पिल ओवर होकर फिर दूसरा मैमल्स में भी जा सकता है, समझे। हाँ, कई हाईली पैथोजेनिक होते हैं, कई कम पैथोजेनिक होते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारा। H5N1 हाईली पैथोजेनिक सब टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा का, बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। डेथ हो जाता है, इसका फर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, 53% फर्टिलिटी रेट है, यानी कि 100 मेमाल्स को यदि होता है तो 53 मेमाल्स दम तोड़ देगा, मर जाएगा वो। तो रेशियो बहुत ज़्यादा है इसका, समझे, बहुत ज़्यादा है। तो वही देखो H5N1 रिसेंट में रिपोर्ट आया है कि मे भी ह्यूमन पेंडेमिक तक हो सकता है, मैं रिसर्च चल रहा है, समझे, रिसर्च चल रहा है। अभी हम पूरी तरीके से ये फैक्ट इस्टेब्लिश नहीं हुआ कि क्या ह्यूमन बीइंग में भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है, तो रिसर्च चल रहा है। देखो यही बोला, फर्टिलिटी रेट 53% तक है। देखो हाँ, चाइना में देखो पहली बार H5N1 चाइना में ही डिटेक्ट किया गया था 1996 को गूज फार्म में, ठीक है। उसके बाद फिर 1997 में हांगकांग में भी आउटब्रेक हुआ था पोल्ट्री फार्म में, उसकी वजह से 6 लोग मारे गए थे, 18 लोग इन्फेक्टेड हुए थे, उस समय का बात है ये। 2013 में, 2014 में यूरोप और एशिया में भी तुम्हारा ये रिपोर्ट किया गया पोल्ट्री में कि H5N1 होने का है, समझ गए ना। ये सभी चीज़ देखो, अभी तक देखोगे स्टार्टिंग से लेकर अभी तक लगभग 800 ह्यूमन केसेस पाए गए, 800 ह्यूमन भी इन्फेक्टेड हुए, जिसमें 53% फर्टिलिटी रेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमन बीइंग देखो, यदि पोल्ट्री फार्म के नज़दीक है और डे टू डे कॉन्टैक्ट में, तो उसको हो सकता है। सबसे बड़ा बात है क्या ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग हो सकता है, तो इस पर रिसर्च चल रहा है। और रिसर्च ये भी चल रहा है कि आखिर कौन से अवस्था में इंट्रामेमाल ट्रांसमिशन हो रहा है। हम तो जानते हैं कि बर्ड से तुम्हारा मिस्क में चला गया, सील्स में चला गया, पेरू में बहुत सारा मरीन एनिमल्स में चला गया, समझ गए ना, और बाकी एनिमल्स में ही फैलता चला जा रहा है। तो क्या ये इंट्रामेमाल ट्रांसमिशन ट्रू लेवल पे हो रहा है, ये रिसर्च चल रहा है। आगे देखो, तो क्या कर इंडियन पर्सपेक्टिव से क्या करना चाहिए हमें? तो ये हमारे लिए भी एक संकेत है कि पोल्ट्री में वैक्सीनेशन ढंग से होना चाहिए,
सेफ डिस्पोजल ऑफ डेड जो मरा है एवियन इन्फ्लुएंजा से यदि मान लो ग्रसित है, एक आया था ना कि स्वाइन फ्लू हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, तो सब एनिमल्स को कनिंग करके हटा दो उसको। तो जो डेड बर्ड्स है उसको सेफ डिस्पोजल करना, नहीं तो वायरस तो उसके अंदर होगा ही, समझ गए। क्वारंटीन करना है ऐसे एनिमल्स को, कलिंग करना यानी कि मार देना इन लोग को, अदरवाइज इन्फेक्शन होगा बहुत ज़्यादा, समझे। हाँ हाँ, जब ये सब चीज़ कर रहे होगे तो बहुत ही प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सब पहनना है, बहुत अच्छे से हैंडल करना है बर्ड्स सबको। सर्वेलेंस सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए, देखना चाहिए कि बर्ड्स कहाँ से उड़ के आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कौन इन्फेक्टेड कर रहा है, ये सभी चीज़ का जानकारी अच्छे से होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इस जेनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए, जेनोम सर्वेलेंस होना चाहिए। जेनोम सर्वेलेंस से पता चले कितना म्यूटेशन हुआ है अंदर। जैसे मान लो H5N1 हुआ, H3N2 लेट से हुआ, तो जिन जो रिसॉर्टमेंट होगा वो आपको पता चलेगा जेनोम सीक्वेंसिंग से ही। इससे पता चलेगा कि जो आप वैक्सीनेशन दे रहे हो वो गलत हो गया आपका, फिर वैक्सीन में आप सुधार लाओगे। तो जेनोम सीक्वेंसिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, समझ गए ना। तो हमें अधिक से अधिक म्यूटेशंस हमें समझना चाहिए, क्लोज वॉच रखना चाहिए म्यूटेशंस पे। अदरवाइज जो अभी तक जो एग्जिस्टिंग जो वैक्सीन है वो तुम्हारा उसका एफिकेसी कमज़ोर हो जाएगा, एफिकेसी उसका ठीक नहीं रहे, इसलिए जेनोम सीक्वेंसिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर। समझ गए ना, कंप्लीटेड। आगे बढ़ो। हाँ, 111 नेशनल वन हेल्थ मिशन मूविंग टुवर्ड्स हेल्थ फॉर ऑल, GS पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, issues relating to development and management of social sector or services relating to health, education and human resources। ये हिंदू पेपर में आया था 11 अप्रैल को। तो मामला देखो क्या है, ये क्या ओरिजिन है ये द नेशनल वन हेल्थ मिशन का। तो जानते हो पूरा दुनिया में यदि हम कहें वन हेल्थ जो सिस्टम है या वन हेल्थ जो अप्रोच है, याद करो WHO, OIE एंड योर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये 3 संस्था है ना पीछे। हाँ, बताया गया था तुम लोग को पहले भी, ये 3 संस्था इंपॉर्टेंट है, OIE, WHO एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये 3 संस्था की वजह से पूरा दुनिया में वन हेल्थ अप्रोच आया, वन हेल्थ सिस्टम आया है। जहाँ तक सवाल है भारत में, तो भारत में कब हुआ, जुलाई 2022 को हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ आए, यानी कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन देखने को मिला हमें यहाँ पे। तो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जिसको PM स्टैक कहेंगे, इसने कहा कि यस हमारे भारत में भी नेशनल वन हेल्थ मिशन होना चाहिए। इसमें देखो 13 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट एक साथ आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत का, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी CSIR, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, इन्वायरमेंट, डिफेंस, सब एक साथ आके इस तरह का मिशन को अंजाम दिया गया, समझ गए ना। और इसका जो देखो हेडक्वार्टर जो बना, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, ठीक है, इसके लिए इंस्टीट्यूट भी बनाया गया नागपुर में। और उसका जो शिलान्यास जो कहते हैं कि जो फाउंडिंग स्टोन जो रखा हमारे प्रधानमंत्री ने रखा था दिसंबर 2022 को। तो ठीक है, हम भी काम कर रहे हैं। मैं देखो ऑन द पेपर ज़्यादा काम हो रहा है, रियल लेवल पे जो काम होना चाहिए वो मिसिंग है अभी, समझ गए ना। रियल लेवल पे जो काम होना चाहिए वो भी मिसिंग है। आखिर गोल क्या है, देखो गोल क्या है नेशनल वन हेल्थ मिशन का। गोल ये है कि DGS सर्वेलेंस, बीमारी जो हो रहा है उसको ठीक से सर्वेलेंस करना, कहाँ से हो रहा है, वही जेनोम सीक्वेंसिंग वगैरह सब करना है ना। आउटब्रेक रिस्पॉन्स, यानी कि एक साथ में टू डेवलप जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स, यानी सब मिल के। जैसे मान लो कि यदि सभी डिपार्टमेंट जो है, चाहे इकोलॉजी का डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट का डिपार्टमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, ये सब साइलोस में काम करेगा तो फिर डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो एक साथ ही क्या करना, रिस्पॉन्स लेना, समझ गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, और बेटर तरीके से DGS को क्या करना, कंट्रोल करना, पैंडेमिक नेचर को समझना कि कौन सा बीमारी खतरनाक हो सकता है। द DGS दैट अफेक्ट एनिमल्स आर नॉट, देखो ऐसे बहुत सारे DGS, देखो अधिकतर मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, जो लोगों को बीमारी पहुंचता है, अधिकतर जो 80% जो बीमारी है वो एनिमल से ही आ रहा है। जैसे कोविड-19 में देखो, कोविड-19 कहा जाता है ना कि बैट से आया होगा, बैट से फिर एक दूसरा एनिमल में आया होगा, इंटरमीडिएट एनिमल्स, और वहाँ से ह्यूमन बींग को पहुँचा होगा। तो 80% से अधिक जो बीमारी जो ह्यूमन बींग में आता है उसका जो रिजर्वर है वो एनिमल्स ही है। तो अभी तक तो ऐसा बहुत सारा बीमारी है जो हमें पता ही नहीं कि कौन सा एनिमल रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए बेटर DGS सर्वेलेंस सिस्टम होना चाहिए भारत में, समझ गए ना। तो वही बोला है, देखो अभी के टाइम में बहुत सारे, देखो कैनिन डिस्टेंबर जो तुम्हारा जो ये बड़े बड़े टाइगर को, लायन को इफेक्ट कर रहा था,
डिस्टेम्बर इफेक्ट, लंबी स्किन डिजीज LSD है ना, LSD देखो कैटल को प्रॉब्लम दिया कि नहीं दिया। तो ये सब एनिमल, फुट एंड FMT, फुट एंड माउथ डिजीज सब, तो इसका भी जो कह सकते हो कि एनिमल से ही आया है ये सभी चीज़। तो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच जरूरी है यहाँ पे, समझे, एक साथ में। जैसे देखो एवियन इन्फ्लुएंजा, निपा वायरस, ये भी तो आया है तुम्हारा वही फूट वाला बैट्स से, फूड बोरर बैट्स था ना जी, निपा वायरस वहीं से ना आया है, वन टाइप ऑफ बैट से आया है ये। तो पहले हमें एनिमल समझना होगा, और एनिमल समझने के लिए एनिमल का हेल्थ समझना जरूरी है, क्योंकि अभी साइलोस में देखें तो काम नहीं चलेगा। समझ गया? आगे देखो, तो इसके लिए देखो क्या बनाया गया, एक बेस्ट लेबोरेटरी बनाया गया ताकि ये लेबोरेटरी सबके लिए काम आए। नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज हैव ऑलरेडी बीन क्रिएटेड, अभी तक लेबोरेटरीज हम लोग बना चुके हैं। देखो ये क्या है, एक नेटवर्क है तुम्हारा हाई रिस्क पैथोजन का, यानी कि बायो सेफ्टी लेवल BSL-3, BSL-4, ये लेबोरेटरी है, भारत में ऑलरेडी बन चुका है। इसमें क्या हम लोग क्या करेंगे, कोई भी मान लो कि DGS है जो निकल के आया है नया, तो उसका रिसर्च करेंगे, वहाँ पे देखेंगे एनिमल सेक्टर, इन्वायरमेंट सेक्टर, ह्यूमन सेक्टर, सबको, यानी कि अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इस लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाएगा। समझे? देयर विल बी बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसिव बट मच नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये समझने में कि DGS निपा क्या है, कैसे ये बैट्स के साथ रिलेटेड है, कैसे पिग्स के साथ, कैसे ह्यूमन बींग के साथ, कैसे इसको ठीक किया जाए। तो DGS सर्वेलेंस सीक्वेंसिंग के लिए, जेनोम सीक्वेंसिंग के लिए लेबोरेटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हाई एंड लेबोरेटरी है, हाई टेक्नोलॉजिकल ये लेबोरेटरी माना जाएगा इसको। हाँ, तो डेटा एनालिटिक कैपेबिलिटी नीड्स टू बी ऑगमेंटेड, यानी जो एनालाइज करने का जो पावर है, जेनोम सीक्वेंसिंग का जो पावर है, उसको बढ़ाना होगा हमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना होगा, मशीन लर्निंग का यूज़ करना पड़ेगा हमें, कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना होगा। समझ गए ना? कोविड-19 पैंडेमिक, इसने भी हमें सिखाया कि जेनोम सीक्वेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, जेनोमिक सर्वेलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑन सिमिलर लाइन यहाँ पे भी हमें सभी वो चीज़ करना होगा, हमें सर्वेलेंस इतना बेटर करना होगा ताकि ह्यूमन का, लाइफ स्टॉक का और इन्वायरमेंट का हम साइलोस में काम नहीं करें, एक साथ एक अप्रोच में काम करें। इसलिए तो वन हेल्थ सिस्टम, वन हेल्थ अप्रोच। आगे देखो, तो वन हेल्थ ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट ए गवर्नमेंट, देखो खाली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बात नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। खाली सरकार करते रहेगी तो नहीं होगा, खाली सेंटर करते रहेगी तो नहीं होगा, स्टेट को भी आगे आना होगा, प्राइवेट को भी आगे आना होगा। समझ गए? ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा इसको अच्छे से। आगे देखो, तो वन हेल्थ इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू DGS, केवल ये DGS तक ही बात नहीं है। अभी देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस किस हिसाब से बढ़ रहा है, लोग एंटीबायोटिक्स खा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है ना। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया, फूड सेफ्टी को लेकर बहुत प्रॉब्लम है। प्लांट डिजीज देखते हो, नए नए प्लांट डिजीज आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वन हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी बट फॉर द non-governmental organization also, for the academia also, for the private sector also, for the citizens also. इसलिए one health, one earth, one health and health for all important है। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर को एक साथ आना होगा और इस पे काम करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग करने होंगे, ठीक से जेनोम सीक्वेंसिंग करना होगा, DGS सर्वेलेंस पे काम करना होगा। तब जाके हम लोग काफ़ी हद तक समझ पाएंगे कि कौन सा DGS कहाँ से आया है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम लोग जान लेते कोविड-19 रियल में ही बैट से आया तो इसका एंटीडोट, एंटी वैक्सीन बनाना बहुत ही ईजी होता। इसलिए रिजर्वर कहाँ से है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए DGS सर्वेलेंस, उसके लिए जेनोम सीक्वेंसिंग कंप्लीटेड।